माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। आप सोच रहे होंगे कि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, तो आपने थंबनेल देख लिया होगा। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट 1 वीडियो लेक्चर ऑफ मैथ्स की बहुत ही प्यारी यूनिट जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। मैं बताना चाहूंगा 9th क्लास के बच्चों कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी यूनिट है मैथ्स की जिसका ज्ञान मैं आपको जितना भी दूंगा वो सिर्फ 9th क्लास में ही नहीं बल्कि 10th क्लास में भी बखूबी आपके काम आएगा। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि जितनी भी बातें आप 9th क्लास का स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने में लगाओगे वो सारी बातें 10th क्लास का स्टैटिस्टिक्स पढ़ने में काम आएंगी। हाँ जी, इनफैक्ट 9th क्लास का स्टैटिस्टिक्स और 10th क्लास का स्टैटिस्टिक्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा मैच करता है। एक बच्चा कहता है सर पहले ये तो बताओ ये स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। नाइस क्वेश्चन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी मैथ्स की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14। ये हमारी मैथ्स की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 है और एनसीईआरटी के इस चैप्टर नंबर 14 का नाम है स्टैटिस्टिक्स। लेकिन मन में उठ रहा होगा आपके सवाल कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टैटिस्टिक्स मैथ्स में पढ़े जाने वाला एक ऐसा टॉपिक है। मैथ्स में पढ़े जाने वाला एक ऐसा टॉपिक है या फिर हम कह सकते हैं एक बच्चा बोला क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स with the information, that deals with the, या मुझे कहना चाहिए that deals with the तरीका of giving या तरीका of informing या conveying about a given data, किसी भी एक प्रकार के डाटा। एक डाटा का मतलब क्या होता है? डाटा का बहुत हिंदी में प्यारा मतलब कहूं तो सूचना और इंग्लिश में कहूं तो इंफॉर्मेशन। आपके सामने जो मैं ये लिख रहा हूं ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टीचर पता है क्या करते हैं, सीधा स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि बच्चों स्टैटिस्टिक्स में हमें ये पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स में हमें वो पढ़ना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कभी पता लग ही नहीं पाता कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो जो भी बातें आज मैं बता रहा हूं ये बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। ये 9th क्लास के बच्चों के तो सबसे ज्यादा काम आएगा। लेकिन अगर मेरे इस वीडियो को कोई 8th क्लास का बच्चा या 10th क्लास का बच्चा भी अगर देख लेगा ना तो गुनाह नहीं है, उसको उसका ज्ञान बेसिक मिलने में फायदा ही प्राप्त होगा। लेकिन ये वीडियो प्राइमरीली 9th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर 14 में पढ़े जाने वाली बातों को लेकर बनाया जा रहा है और 10th क्लास के बच्चों के बेसिक्स को क्लियर करने के लिए और 8th क्लास के बच्चों को भी स्टैटिस्टिक्स के बारे में बातें बताने के लिए मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अब जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं या जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूं वो एक तरह का डाटा ही तो है, एक तरह की सूचना ही तो है, पढ़ाई से रिलेटेड। लेकिन मैथ्स कहती है कि दुनिया में और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी सूचना या जिनका डाटा या जिनकी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उस इंफॉर्मेशन आपको जब दी जाएगी या उस इंफॉर्मेशन को आप तक जब पहुंचाया जाएगा तो उस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने का तरीका क्या है, वो तरीका मैथ्स में एक टॉपिक पढ़ाता है, एक ब्रांच पढ़ाती है जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। जैसे मैथ्स में ज्योमेट्री होती है, आप उसमें फिगर्स के बारे में पढ़ते हो,
मैथ्स में अलजेब्रा होती है, आप उसमें नंबर्स के बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हो। ठीक उसी तरह मैथ्स में ज्योमेट्री, अलजेब्रा के अलावा एक और हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। सो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the तरीका of giving, informing और conveying about a given data। डाटा किस चीज का? डाटा कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है, हम सबके स्कूलों में एनुअल फंक्शन की तैयारी होती है, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है और आपके स्कूल के सभी टीचर्स को यह कहा गया कि सभी टीचर्स एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों का डाटा सबमिट करें। तो आपकी टीचर क्या करेगी? आपकी टीचर आपसे पूछेगी, हाउ मेनी ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन डांस कॉम्पिटिशन, हाउ मेनी ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। अब एनुअल डे पे तो स्कूल में बहुत कुछ होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि सारे बच्चे एक ही फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और एक ही चीज करेंगे। नहीं, पेरेंट्स जब देखने आते हैं तो वो डांस भी देखते हैं, वो स्पोर्ट्स भी देखते हैं। तो मान लो कि डांस में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ बच्चे एक क्लास का डाटा लेते हैं, एक क्लास का डाटा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूं, हम बात कर रहे हैं, लेट अस ट्राई टू इन्फॉर्म अबाउट अ डाटा ऑफ स्टूडेंट्स जो एनुअल डे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एनुअल फंक्शन ऑफ स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और टीचर ने क्या करा, एक लिस्ट बना दी, 1 2 3 4। डांस में पार्टिसिपेट करने वाले कितने बच्चे, सिंगिंग में पार्टिसिपेट करने वाले कितने बच्चे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करने वाले कितने बच्चे और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाले कितने बच्चे। लेट अस से ये 4 कैटेगरी। एक टीचर ने अपनी क्लास का डाटा प्रिंसिपल को जाके सबमिट किया और टीचर ने कहा, मैम मेरी क्लास में डांस में 15 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, सिंगिंग में 10 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, ड्रामा में 12 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और स्पोर्ट्स में 8 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो प्रिंसिपल ने कहा, इसका मतलब कि आपकी क्लास में टोटल बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कितने हुए? तो टीचर ने कहा, मैडम पता लगा लो अपने आप, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 10, तो क्लास में टोटल 45 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, बोर्ड पे आपको ये जो एग्जांपल नजर आ रहा है, ये एग्जांपल बहुत सिंपल है, ये एक बहुत सिंपल तरीका है। ये कोई भी टीचर अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में एक पेपर पे लिखकर प्रिंसिपल को दे सकता है कि डियर प्रिंसिपल, आपने मुझसे मांगा था कि मेरी क्लास में एनुअल फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों का डाटा चाहिए, वो मैंने दे दिया। अब मैथ्स कहती है कि यार ये तो बहुत सिंपल है, एक क्लास का डाटा देना, लेकिन क्या पूरे स्कूल का डाटा इतनी आसानी से एक कागज के टुकड़े पे या एक डायरी में कोई टीचर आसानी से लिख सकती है? नहीं। और अगर एक टीचर को यह कह भी दिया जाए कि आप पूरे स्कूल का डाटा लेकर आओ, तो वो एक दिन में तो नहीं ला सकती। मैथ्स कहती है हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे कि किसी भी प्रकार की सूचना या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या किसी भी प्रकार के डाटा को उसे जानने, उसे समझने या उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए समझना आसान हो जाए। अब ये चीज तो आप पढ़ के आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डांस में कितने बच्चे हैं, सिंगिंग में कितने बच्चे हैं, ड्रामा में कितने बच्चे हैं, स्पोर्ट्स में कितने बच्चे हैं। लेकिन मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स ऐसा कहता है कि डोंट डू सिंपल थिंग्स फॉर सिंपल सिचुएशंस बिकॉज द सिचुएशन में बिकम कॉम्प्लेक्स। कई बार डाटा बहुत बड़ा भी हो सकता है। सो ट्राई टू फाइंड वन वे और मोर देन वन वे टू रिप्रेजेंट अ डाटा। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि कैसे
मैथ्स की दुनिया में हमारे डे टू डे लाइफ की कोई भी सूचना को मैथ्स के तरीके से या मैथ्स के अंदर पढ़े जाने वाली डाटा या इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आइए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़े जाने वाला पहला टॉपिक। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी बातें थी, ये सिर्फ आपको ये बताने था कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट अ गिवन डाटा। हमारे सिलेबस में दो तरीके हैं, टू मेजर वेज। कोई नहीं बताएगा बच्चों, बहुत कम टीचर बताते हैं। टू मेजर वेज टू रिप्रेजेंट अ डाटा, यानी किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के दो मेजर तरीके क्या हैं? टू मेजर वेज टू रिप्रेजेंट अ डाटा। दो तरीके क्या है? सबसे पहला तरीका और दूसरा तरीका। सबसे पहला तरीका होता है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। मैं यहां पे लिख रहा हूं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसे आप चाहो तो कहीं पे बना सकते हो, क्योंकि ये किताबों में बहुत कम दिया जाता है। टू मेजर वेज टू रिप्रेजेंट डाटा, टैबुलर वे। और दूसरा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल वे या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, इसे हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं या जो मैं यहां पे आपके सामने बना रहा हूं, इसे आप समझेंगे तभी जब मैं समझाऊंगा। अभी सिर्फ नाम पे ध्यान दो। आओ, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी हमारा दो तरीके से होता है। एक जिसे हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या होता है आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा। और एक होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। एक होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस कह लीजिए या कह लीजिए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है तब तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं नहीं समझाऊंगा। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा तीन तरह का होता है, तीन चीजें आपको समझनी होती हैं। सबसे पहली चीज जिसे हम कहते हैं बार ग्राफ, दूसरी चीज जिसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये आपको समझना जरूरी है। देखिए बोर्ड पे आपके सामने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है, इस इंफॉर्मेशन का मतलब मैंने अभी तक नहीं बताया। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैंने नहीं बताया, कॉन्टिन्यूअस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैंने नहीं बताया, बार ग्राफ कैसे बनता है मैंने नहीं बताया, हिस्टोग्राम कैसे बनता है मैंने नहीं बताया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है मैंने नहीं बताया। आपको मैंने भी सिर्फ ये बताया कि मैं सिखाने क्या जा रहा हूं। मैं ये सब कुछ सिखाऊंगा। हो सकता है कि इसी वीडियो लेक्चर में सब कुछ ना सिखा पाऊं, लेकिन ये वो सब कुछ है जो हमें स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है। ये वो सब कुछ है। इसलिए एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 मेरी आपको सजेशन है कि आप जहां भी बैठकर मुझे सुन रहे हैं, वहां अपने आसपास किसी कॉपी में, किसी किताब में या किसी एक पेपर पे ये फ्लो चार्ट बना लीजिए, और जहां पे भी आप बैठ के पढ़ते हैं उस स्टडी टेबल पे इस फ्लो चार्ट को चिपका लीजिए, ताकि आज के बाद जब भी आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में कोई बात सुनो और उसमें आपको कोई टर्म नजर आए तो आपको टर्म अनजान ना लगे। आपको पता होना चाहिए कि अमन सर ने ये टर्म आपको पहले भी समझाई है। अब उस टर्म का मतलब क्या होता है, चलो शुरू करते हैं सिलसिला। किस चीज का? एक एक करके समझने का। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में बात करूं। अगर नहीं कर पाया तो कौन सा मैंने ये कह दिया कि यूनिट खत्म हो गई, और मैंने कौन सा कह दिया कि ये आखिरी वीडियो लेक्चर है। अरे भाई ये तो पहला वीडियो लेक्चर है, तो पहले वीडियो लेक्चर में जो भी बातें बताऊंगा वो इंट्रोडक्टरी बातों में कुछ टॉपिक को खत्म कर पाएंगी, लेकिन पूरा स्टैटिस्टिक्स नहीं खत्म होगा। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर में जो बात करने जा रहा हूं अब वो है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में। तो आइए
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बात करते हैं कि किसी भी डाटा को हम टैबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी डाटा को टैबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम जो टेक्निक सीखने जा रहे हैं इसे कहते हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मैं जो बोल रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब मैं इसे आपको किसी एग्जांपल से समझाता हूं। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का नाम से पता चल रहा है, टैबुलर मतलब टेबल बनेगी। तो सबसे पहले एक टेबल बनती है, सबसे पहले एक टेबल बनती है और उस टेबल में आते हैं 3 कॉलम। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। पहले कॉलम में हम लिखते हैं डाटा। क्या लिखते हैं? डाटा। दूसरे कॉलम में हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी। और तीसरे कॉलम में हम लिखते हैं टैली मार्क्स। एक बच्चा बोला ये क्या है भाई, ये क्या है? मैं आपको पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं मेरे बच्चों, पहला एग्जाम्पल जिससे समझ आएगा, पहला एग्जाम्पल जिससे समझ आएगा, जिससे आपको समझ आएगा। तो समझ आने के लिए एक एग्जाम्पल दिया रहा है। डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है गिनती। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है गिनती, कि गिनती क्या है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास 50 लोगों का एक ग्रुप है। 50 या 50 ज्यादा हो गया, 20 लोगों का एक ग्रुप है। 20 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें उनकी एज इज एज फॉलोज। तो पहला आदमी कहता है मैं 15 साल का, दूसरा कहता है मैं 16 साल का, तीसरा कहता है भाई मैं भी 15 का, एक कहता है मैं 14 साल का, एक कहता है मैं 13 साल का, एक कहता है मैं 17 साल का, एक कहता है मैं 18 साल का, एक कहता है मैं 15 साल का, दूसरा कहता है मैं 13 साल का, फिर 14 साल का, एक कहता है मैं 15 साल का, एक कहता है मैं 16 साल का, एक कहता है मैं 17 साल का, फिर एक कहता है मैं 18 साल का, फिर एक कहता है मैं 15 साल का, फिर एक कहता है मैं 13 साल का, फिर एक कहता है मैं 12 साल का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर एक कहता है मैं 18 साल का, फिर एक कहता है मैं 15 साल का, फिर एक कहता है मैं 16 साल का। देखो आपके सामने आपको सिचुएशन बखूबी नजर आ रही है। सिचुएशन क्या है? हमारे पास 20 लोगों का एक ग्रुप है और मेरे पास डाटा क्या है? डाटा है एज ग्रुप। तो हम जिस डाटा की बात कर रहे हैं वो डाटा क्या है? वो डाटा है उनकी उम्र, यानी कि एज की बात हो रही है, एज की। अब नोटिस करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लोगों की उम्र ये बनी। और आप नोटिस करो कि किसी की उम्र यहां पे 13 साल है, किसी की 12 साल है, किसी की 14, किसी की 15, किसी की 16, किसी की 17, किसी की 18। तो उम्र कौन सी है? एक उम्र 12 साल वाली है, एक उम्र 13 साल वाली, एक उम्र 14 साल वाली, एक उम्र 15, एक उम्र 16, एक उम्र 17 और एक उम्र 18। यानी 12 से 18 साल के बीच में 20 लोगों का डाटा आपको गिवन। अब ये देखो कि 12 साल की उम्र वाले कितने लोग हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है गिनती, तो 12 साल का एक ही आदमी है। अगर हमें जो नजर आया 12 साल का एक ही आदमी है, तो हम कहेंगे कि भाई 12 साल का एक ही आदमी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 1। 13 साल की बात करते हैं, 13 साल का एक आदमी हीरा, 13 साल का एक आदमी हीरा, एक आदमी हीरा। एक बच्चा पता क्या कहता है? ये आदमी थोड़ी है, तो बच्चे हैं। हाँ बच्चे ही हैं, क्योंकि इतना इस उम्र में यंगस्टर्स होते हैं, यानी आपका एज ग्रुप है। तो मैं आदमी नहीं बोलूंगा, बच्चे बोलूंगा। और यही वजह है कि अब आप देखो बोर्ड पे जादू से एक चीज हो गई। क्या हो गई जादू से ये हुआ कि ऑटोमेटिकली लोगों की जगह बच्चों आ गया, क्योंकि इस एज ग्रुप में आपका एज ग्रुप है, यंगस्टर्स का एज ग्रुप है, ये बच्चों का एज ग्रुप है, बड़े आदमियों का एज ग्रुप नहीं है। इसलिए अब मैं बच्चे बोलूंगा कि इस उम्र के बच्चे कितने हैं। तो 12 साल का बच्चा एक है। देखो लोगों की जगह बच्चों आ गया। अब 13 साल के कितने बच्चे हैं? आओ देखें जरा। 13 साल का
एक बच्चा ये रहा, एक ये रहा, 13 साल का दूसरा बच्चा ये रहा, 13 साल का तीसरा बच्चा ये रहा, तो 13 साल के 3 बच्चे। आओ बात करें 14 साल की। 14 साल का एक बच्चा, 14 साल का 2 बच्चा, 14 साल का 2 बच्चे 14 साल के। 15 साल का एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, 6 बच्चा, 6 बच्चे 15 साल के। 16 साल का एक बच्चा, 16 साल का 2 बच्चा, 16 साल का 3 बच्चा, एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 3 बच्चे 16 साल के। 17 साल की बात करें, 17 साल का एक बच्चा, 17 साल का 2 बच्चा और 17 साल के 2 बच्चे। 18 साल का एक बच्चा, 18 साल का 2 बच्चा, 18 साल के 3 बच्चे। आप नोटिस करो कि किस उम्र के कितने बच्चे हैं। जो गिनती होती है किसी भी डाटा की उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब चेक करते हैं क्या ये 20 हो रहे, 3 और 1 4 और 2 6 और 12 और 3 15 और 2 17 और 3 20, पूरे 20 बच्चे हो रहे हैं। इस तरह से टेबल की फॉर्म में अगर किसी डाटा को आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा आएगा, इस तरह से क्वेश्चन लिखा होगा, कॉमा 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 करके बहुत सारा डाटा दे रखा होगा। उस डाटा को देखकर आपको अजीब लगेगा कि यार ये भी कोई तरीका है। इस तरह से कौन बताता है कि क्लास में किस उम्र के कितने बच्चे हैं। काश कोई ऐसे बताता कि 12 साल के एक बच्चा, 13 साल का 3 बच्चा, 14 साल का 2 बच्चा, 15 का 6, 16 का 3, 17 का 2, 18 का 3, टोटल कितने 20 बच्चे। अगर कोई ऐसे आपको डाटा दे तो देखने में, पढ़ने में और समझने में आसानी होती है। कोई अगर डाटा आपको ऐसे दे तो क्या आप आसानी से समझ पाओगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। यही वजह है कि किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या किसी भी प्रकार के डाटा को सबसे सिंपल तरीके से अगर रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो उसे कहते हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन डाटा, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जिसमें आप सबसे पहले कॉलम में डाटा लिखते हो, उसके बाद उसकी गिनती लिखते हो। अब सवाल आता है सर ये टैली मार्क्स क्या चीज है? ये शायद आप लोगों ने 8th क्लास में भी किया होगा, लेकिन 9th क्लास में भी ये चीज रिपीट होती है। आइए, टैली मार्क्स इज अगेन वन तरीका। 1 को हम ऐसा बनाते हैं, 3 को लिखते हैं 1 2 3, 3 डंडे बनाते हैं, इन्हें बार कहते हैं बेसिकली। 2 बार बनाई, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3, 1 2 और हमारे पास आ गया 1 2 3। काउंट करते हैं, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 और हमारे पास 5 12 3 15 2 17 और 3 20, टोटल 20। दिस इज वन एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल जिससे आपको समझ आएगा कि टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन डाटा क्या होता है। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, मैंने आपको इस एग्जाम्पल से यही समझाने की कोशिश करी है। अगर अब आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करोगे, मैथ्स की एनसीईआरटी, तो आपको उसकी पहली एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हो और उनका टैबुलर फॉर्म बना सकते हो। इसी टैबुलर फॉर्म का एक और एग्जांपल आपको देता हूं, एक और एग्जांपल। चलिए एक और एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं और दूसरे एग्जांपल को समझाने के बाद हमारा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में जो ये वाला तरीका है, ये वाला तरीका आपको आराम से समझ आ जाएगा। अब जो मैंने आपको ये बताया था, इसे कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी मैं यहां पे लिख रहा हूं, जब क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाटा, जब क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाटा, जब क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाटा या किसी भी प्रकार की सूचना या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को लगातार रैंडम तरीके से दिया जाए, जहां वैल्यूज रिपीट भी करेंगी, उसे कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मैंने आपको सिखाया है तरीका, ये तरीका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डाटा गिवन होना या डाटा अवेलेबल होना रैंडम फॉर्म में। आओ बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की।
यहां मैं लिख रहा हूं द मार्क्स secured by 20 students, the marks secured by 20 students in a class out of 10 are as follows, ठीक है जी। क्या मार्क्स दे रखे? किसी बच्चे के 5 आए, किसी के 7 आए, किसी के 2 आए, किसी के 3 आए, किसी के 5 आए, किसी के 7 आए, किसी के 4 आए, किसी के 2 आए, किसी के 3 आए, किसी के 4 आए, किसी के 5 आए, किसी के 6 आए, किसी के 7 आए, किसी के 9 आए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अभी पूरे बच्चे नहीं हुए। एक बच्चे के 10 आए, दूसरे बच्चे के भी 10 आए, किसी के 9 आए, किसी के 8 आए, किसी के 7 आए। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और फिर आगे 5 20 बच्चे। 20 बच्चों के मार्क्स आपके पास दे रखे हैं। हमें इसको टैबुलर फॉर्म में बनाना है। तो टैबुलर फॉर्म के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टैबुलर फॉर्म के लिए सबसे पहले टेबल बनेगी। टेबल बनाने के बाद यहां पे आएगा डाटा। डाटा का मतलब होता है मार्क्स। डाटा मींस मार्क्स। उसके बाद आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के बाद आएंगे उसके टैली मार्क्स। फिर से डाटा के लिए जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं दोबारा लिखूंगा डाटा और फिर यहां लिखूंगा मैं फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। मुझे पूरा यकीन है, इसलिए मैंने क्वेश्चन के लिए जगह बनाई है। फ्रीक्वेंसी और यहां पे टैली मार्क्स। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आओ मार्क्स क्या है? क्या 1 मार्क्स का कोई बच्चा है? नहीं। 2 मार्क्स का बच्चा है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, और 7 मार्क्स का बच्चा है, 6 मार्क्स का बच्चा है, 6 का भी है। आगे देखो डाटा 7 मार्क्स का बच्चा है, 8 मार्क्स का बच्चा है, 9 मार्क्स का बच्चा है, 10 मार्क्स का बच्चा है। अब चेक करो 2 मार्क्स के कितने बच्चे? 2 मार्क्स का 1 बच्चा, 2 मार्क्स का 2 बच्चे, हाँ 2 बच्चे। 2 मार्क्स के 2 बच्चे। 3 मार्क्स के कितने बच्चे? 1 बच्चा, 2 बच्चा, 2 बच्चा। 3 मार्क्स के 2 बच्चे। 4 मार्क्स के कितने बच्चे? 1 बच्चा और 2 बच्चा, 2 बच्चे। 4 मार्क्स के 2 बच्चे। 5 मार्क्स के कितने बच्चे? 5 मार्क्स का 1, 5 मार्क्स का 2, 5 मार्क्स का 3, 5 मार्क्स का 4। 5 मार्क्स के 4 बच्चे। 6 मार्क्स के कितने बच्चे? 6 मार्क्स का एक ही बच्चा। 6 मार्क्स का एक ही बच्चा। 7 मार्क्स के कितने बच्चे? 1 बच्चा और 2 बच्चा, 3 बच्चा और 4 बच्चा। 7 मार्क्स के 4 बच्चे। 8 मार्क्स के कितने बच्चे? 8 मार्क्स का 1 बच्चा। 9 मार्क्स के कितने बच्चे? 1 बच्चा, 2 बच्चा। 9 मार्क्स के 2 बच्चे, 10 मार्क्स के 2 बच्चे। चेक करो क्या पूरे हुए 20 बच्चे? 2 2 4 2 6 4 10 11 11 4 15 16 17 18 19 20 पूरे 20 बच्चे। घूरो देखो समझो जानो, परखो पहचानो, मन में कोई बात नहीं समझ आए तो पूछो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मुझे रियलाइज हुआ, अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि आपको 5 के नीचे का हिस्सा नजर ही नहीं आ रहा। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं क्यों ना कैमरा ही आपके लिए थोड़ा सा टिल्ट कर दूं ताकि आपको नीचे वाला हिस्सा नजर आए। ये देखिए, मैंने कैमरा हल्का सा आपके लिए टिल्ट कर दिया है और आपको दिखाने की कोशिश करी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि क्या वो चीज है जो आपको नहीं दिखाई दी। अगर आप इस टेबल को अपने पास अपनी कॉपी में भी बनाएंगे तो भी आपको ये अच्छे से दिखाई दे जाएगा, भले ही आपको सामने स्क्रीन पे नजर ना आ रहा हो। लेकिन कम से कम मैंने कैमरा टेढ़ा करके तो आपको समझाने की कोशिश करी है और वो कोशिश में मैं कामयाब भी हुआ हूं। देखिए देखिए देखिए, अब 2 के टैली मार्क्स बना देंगे। टैली मार्क्स 2, फिर इसके टैली मार्क्स 2, फिर इसके 2, फिर 1 2 3 4, फिर नीचे वाला 1, फिर यहाँ पे 4, 1 2 3 4, फिर 1 फिर 1 2 फिर 1 2। देखो जी, घूरो जी, समझो जी, जानो जी, परखो जी, पहचानो जी, मन में कोई सवाल आए जरा तो मचाओ बवाल पूरा। आई होप माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, आपको समझ आ रहा है कि मैं आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब कभी कभी क्या होता है, हम इसी इंफॉर्मेशन को एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी इंफॉर्मेशन को एक तरीका और है, एक तरीका और है। वो तरीका क्या है, सुनो। इसी इंफॉर्मेशन को इसी तरह का क्वेश्चन होगा, इसी तरह का क्वेश्चन होगा, बस उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा। अब वो तरीका क्या है, आओ समझाता हूं। उसे भी हम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ही कहते हैं। अब सुनिए, मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या होता है वो तरीका जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं।
डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, आई रिपीट माय सेंटेंस, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, आई रिपीट माय सेंटेंस, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहूं या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब डाटा बहुत ज्यादा होता है, जब डाटा बहुत ज्यादा होता है, जब डाटा बहुत ज्यादा होता है या वैल्यूज कम रिपीट करती है, मतलब डाटा बहुत ज्यादा, वैल्यू रिपीट कम कर रही है, या वैल्यूज हम कह सकते हैं जब डाटा बहुत ज्यादा होता है या वैल्यूज कम रिपीट करती है और जब डाटा इज अवेलेबल ओवर अ वाइडर रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओवर अ वाइडर रेंज, तब उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपसे ये कोई पूछने नहीं वाला, ये मेरा तरीका है सिर्फ आपको मतलब समझाने का। तब उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तब उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक बच्चा कहता है मुझे ये बात नहीं समझ आई। अरे ये बात नहीं भी समझ आएगी ना तो कोई गम नहीं है, क्वेश्चन को करने का तरीका समझ आना चाहिए, वो जरूरी है। इसलिए एक बार देख लो जो लिखा है और 2 मिनट के लिए मान लेते नहीं समझ रहे, आओ मैं अपने तरीके से दोबारा बताता हूं, सुनिए। जब किसी डाटा को क्लास इंटरवल की मदद से, जब किसी डाटा को क्लास इंटरवल की मदद से, जब किसी डाटा को क्लास इंटरवल की मदद से समझाया या दिखाया या रिप्रेजेंट किया जाता है, तब उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों। देखो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इसका मतलब समझने से पहले एक बार देखो और जो बोर्ड पे लिखा है उस चीज को आप बहुत ज्यादा दिमाग में मत लेके जाओ, लेकिन बस एक छोटा सा मतलब समझ लो कि हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कंडेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्चा कहता है कंडेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा कंडेंस करने का मतलब फैलाने की बजाय समेटने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्चा बोला मेरे को नहीं समझ आया रे, मेरे को नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं, दोबारा से समझाता हूं। ये इंग्लिश आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ये सिर्फ मैं बता रहा हूं कि मतलब क्या है। आओ अब सीधा आपको मैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल देता हूं और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करके दिखाता हूं। आइए बस आप इतना याद रखना कि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, आई रिपीट माय सेंटेंस, इतना याद रखना कि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, इतना याद रखना कि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें क्लास इंटरवल बनाकर डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लास इंटरवल बनाकर डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे? आओ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल marks secured by 50 students of a class. Marks secured by 50 students of a class out of 100 are as follows. अब देखो 50 बच्चे
मतलब समझ रहे हो कितना लिखना पड़ेगा मुझे। आओ, अब 50 बच्चों का अगर 100 में से टेस्ट हुआ है तो हो सकता है किसी के 25 आए हो, मान लो एक बच्चे के 35 आए हैं, किसी के 40 आए हैं, किसी के 45 आए हैं, किसी के 60 आए हैं, किसी के 70 आए हैं, किसी के 75 आए हैं, किसी के 79 आए हैं, किसी के 72 आए हैं, किसी के 81 आए हैं, किसी के 95 आए हैं, किसी के 96 आए हैं, किसी के 97 आए हैं, किसी के 72 आए हैं, किसी के 73 आए हैं, किसी के 74 आए हैं। देखते रहो देखते रहो देखते रहो, मैं तो लिख रहा हूं। मान लेते हैं किसी बच्चे के 33 आए हैं, किसी बच्चे के 43 आए हैं, किसी बच्चे के 72 आए हैं, किसी बच्चे के 76 आए हैं, किसी के 25 आए हैं, किसी के 45 आए हैं, किसी के 49 आए हैं, किसी के 59 आए हैं, किसी के 69 आए हैं, किसी के 70 आए हैं, किसी के 71 आए हैं, किसी के 72 आए हैं, 33 आए हैं, 34 आए हैं, 43 आए हैं, 47 आए हैं। देखते रहो देखते रहो देखते रहो, किसी के 60 आए हैं, किसी के 65 आए हैं, किसी के 67 आए हैं, किसी के 68 आए हैं, किसी के 71 आए हैं, किसी के 81 आए हैं, किसी के 85 आए हैं, किसी के 89 आए हैं, किसी के 90 आए हैं, और किसी के 76 आए हैं, किसी के 75 आए हैं, किसी के 50 आए हैं, किसी के 40 आए हैं, किसी के 35 आए हैं, किसी के 45 आए हैं, किसी के 60 आए हैं। देखते रहो कितने बच्चे हो गए, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 बच्चों का डाटा है। चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 और दो बच्चों को डालें, किसी के 75 आए हैं, किसी के 85 आए हैं। 50 बच्चों के मार्क्स आपके सामने हैं। देखो 50 बच्चों के मार्क्स आपके सामने हैं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों। अब आपको क्या लगता है, इतना ज्यादा वाइड रेंज देखो कितनी बड़ी है। पहले रेंज छोटी थी 0 से 10 के बीच में, मतलब 10 नंबर का टेस्ट था तो किसी के मार्क्स क्या होंगे 0 से 10 के बीच में। अभी 100 नंबर का टेस्ट है यार, कम से कम 0 भी हो सकता है, बड़े से बड़ा 100 भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप टैली मार्क्स की मदद से डाटा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपको डाटा रिप्रेजेंट करना होता है क्लास मार्क्स की मदद से। और यही वजह है कि जब आप क्लास मार्क्स की वजह से या क्लास मार्क्स की मदद से डाटा रिप्रेजेंट करते हो तो डाटा कंडेंस हो जाता है, फैलता नहीं है, रादर सिमट जाता है। एक बार क्वेश्चन को देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो उसे कैसे किया जाएगा और कैसे कराया जाएगा वो तरीका अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों। अब देखना यह है कि इस तरह का क्वेश्चन किया कैसे जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्लास इंटरवल चूज करने पड़ेंगे। अब होता क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए भी टेबल बनती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, टेबल बनेगी। और टेबल जब बनेगी तो टेबल में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है जिसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। उसके बाद होता है उस क्लास इंटरवल के अंदर आने वाली फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बाद हम दिखा सकते हैं उसके टैली मार्क्स एक बार को नहीं भी दिखाएंगे चलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी होती है, लेकिन फिर भी अगर मन करे तो दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं क्लास इंटरवल की, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो सकता है तो मान लेते हैं पहला इंटरवल 0 से 10, फिर उसका 10 से 20, फिर उसका 20 से 30, तो 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। मैं आगे नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि आगे नहीं दिखाई देगा, लेकिन कम से कम जितना दिख रहा है उसे देखकर समझ जरूर आ जाएगा। मैं आगे नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन है नहीं दिखाई देगा, नीचे का हिस्सा आप लोगों के लिए छुप रहा है, लेकिन जितना मैं बना रहा हूं उसे देखकर समझ आएगा। 0 to 10 का मतलब होता है 0 से 10 के बीच में। इसे कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, इसे कहते हैं अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल का मतलब है दायरा। भाई इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में क्या सूचना आ सकती है, वो सूचना के बारे में जानकारी दो। ठीक है, दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उस क्लास इंटरवल का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी कि ये वाला, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। बिल्कुल सही। तो यहां पे ये खत्म हो रहा है और यहीं पे ये शुरू हो रहा है।
तो हमेशा याद रखना, पहला इंटरवल जहां खत्म होता है, दूसरा इंटरवल वहां शुरू होता है, तो उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेगा। इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला इंटरवल जहां खत्म हो रहा है, पहला इंटरवल जहां खत्म हो रहा है, दूसरा इंटरवल वहीं शुरू हो रहा है, तो इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक बच्चा कहता है अगर ऐसा ना हो तो, हाँ, वेरी गुड पॉइंट। अगर ऐसा ना हो तो उसे कहते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अभी मैं उस तरह के एग्जाम्पल पे नहीं गया हूं, अभी मैं उस तरह के एग्जाम्पल पे नहीं गया हूं। फिलहाल जो आपको समझा रहा हूं वो समझो कि क्या होता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल वो होता है जो जिसमें अपर लिमिट जहां खत्म होता है, लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल वही शुरू होता है। एक बच्चा कहता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर किसी बच्चे के मार्क्स 10 आए हैं तो उसे आप कहां इंक्लूड करोगे? 0 to 10 में या 10 to 20 में? हमेशा उसे 10 to 20 में ही इंक्लूड करना, क्योंकि ये 10 पे खत्म हुआ है बट नॉट इंक्लूडिंग 10। ये 20 पे खत्म हुआ है बट नॉट इंक्लूडिंग 20। ये 30 पे खत्म हुआ है बट नॉट इंक्लूडिंग 30। बात समझ आई? बात समझ आई? वेरी गुड। अब देखो, अब 0 से 10 के बीच में चेक करते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं। भाई 0 से 10 में तो कोई बच्चा ही नहीं है, सब बच्चे अच्छे हैं, यानी 0 से 10 में 0 बच्चे हैं। 10 to 20 देखें, 10 to 20 में भी क्लास बहुत अच्छी है। 20 to 30 में पहला, 20 to 30 में पहला 20 to 30 के बीच में, 20 to 30 के बीच में एक ही बच्चा है। 30 to 40 के बीच में एक, 30 to 40 के बीच में एक और 2 और 20 to 30 के बीच में तो एक और मिल गया। 20 to 30 के बीच में ये था, एक और है, 2 हो गया। बच्चों माफी चाहूंगा, मुझसे मिस्टेक हुई है। अब मैं 30 to 40 के बीच में ढूंढ रहा हूं, तो 30 to 40 के बीच में एक, 30 to 40 के बीच में 2, 30 to 40 के बीच में 3, 4 और 5। 30 to 40 के बीच में 5, 40 to 50 के बीच में 1, 2, मैंने कर दिया आपके लिए यहां पे मार्क, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक गिरा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आप सामने देख रहे हो मैंने क्या लिखा हुआ है, आप देख रहे हो ऑलरेडी मैंने आपके लिए 9 लिख दिया ऑलरेडी। 50 to 60 की बात करते हैं, 50 to 60 में 50 इंक्लूड होगा, 60 इंक्लूड नहीं होगा, तो एक गिरा। गौर से देखो, 2 ही वैल्यू है और मैंने दोनों लगा दी। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, जरा एक बार तसल्ली से इसे देखो। इस क्वेश्चन को करने के लिए भले ही हमारे पास नीचे जगह ना बची हो, लेकिन कम से कम इस क्वेश्चन को करने का तरीका तो आपको समझ आ गया। ऐसा नहीं है कि मैं आपको और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसी के जैसा एक एग्जांपल और देता हूं, क्योंकि ये सारी वैल्यूज शायद मैं दोबारा ना लिख पाऊं, मैंने अपनी मर्जी से लिखी है। इसी के जैसा एक और एग्जांपल देता हूं और आपके इस टॉपिक को आपके लिए पक्का करता हूं, तो सुनो ध्यान से। ये एक एग्जांपल था, अब जगह बना के एग्जांपल देता हूं। चलिए जगह बनाता हूं, आइए जगह बनाता हूं कि कैसे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन करना है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लूंगा, छोटा सा एग्जांपल लूंगा ताकि आपको मतलब समझ आ जाए, और क्वेश्चन कैसा आएगा जरा ध्यान से देखिए। मैं यहां पे लिख रहा हूं एक क्वेश्चन आया, यहां पे लिख रहा हूं मार्क्स obtained by 20 students in a class. Marks obtained by 20 students in a class in a test of 50 marks. In a test of
50 मार्क्स आर एज फॉलोज। क्वेश्चन आया, रिप्रेजेंट दिस डाटा, रिप्रेजेंट दिस डाटा इन टैबुलर फॉर्म, रिप्रेजेंट दिस डाटा इन टैबुलर फॉर्म बाय यूजिंग क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये मेंशन होगा, आप टेंशन मत लो, क्वेश्चन में मेंशन होगा तो आपके लिए आसानी रहेगी करने में। और मान लो 1% मान लेते हैं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो मैं आपको समझा चुका हूं कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन में डाटा बहुत वाइड रेंज में होगा। अगर क्वेश्चन में डाटा बहुत वाइड रेंज में है तो हमेशा क्लास इंटरवल वाली टेक्निक इस्तेमाल करो। आओ जी, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। व्हाट आर द मार्क्स? मान लेते हैं पहले बच्चे के 14 मार्क्स आए 50 में से, किसी के 35 मार्क्स आए, किसी के 39 आए, एक के 42 आए, एक के 15 आए, एक के 17 आए, एक के 27 आए, एक के 49 आए, एक के 48 आए, एक के 35 आए, एक के 36 आए, किसी के 27 आए, किसी के 28 आए। चेक करें कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी तो 7 बच्चे बाकी है। मान लेते हैं किसी के 35 आए, किसी के 39 आए, किसी के 42 आए, 47 आए, 48 आए और 20 आए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक बच्चे के 27 मार्क्स है। टोटल 50 बच्चों का, नहीं 50 बच्चों का नहीं, 20 बच्चों का। टोटल कितने बच्चों का? 20 बच्चों का। 20 बच्चों का डाटा जो है। आओ जी, कैसे करेंगे क्वेश्चन? अब वापस से टैबुलर फॉर्म में, वापस से टैबुलर फॉर्म में आपने क्या करा, एक टेबल बनाई और टेबल बना के सबसे पहले आपने यहां पे लिखा क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद आपने लिखा फ्रीक्वेंसी, कि जो आपका डाटा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और फिर आपने बात करी टैली मार्क्स की। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव डाटा। एक्सक्लूसिव डाटा की पहचान क्या होती है कि पहला इंटरवल जहां खत्म होता है वहीं दूसरा इंटरवल शुरू होता है। इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल, लगातार चलने वाले क्लास इंटरवल। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, अब 0 से 10 में कितने बच्चे हैं देखिए जरा। 0 से 10 में एक भी बच्चा नहीं है, बड़ी अच्छी क्लास है, वेरी गुड क्लास, वेरी गुड क्लास। 10 to 20 के बीच में 1 2 3 और 3 बच्चे। 20 to 30 के बीच में, 20 to 30 के बीच में 1 और 2 3 4 और 5 बच्चे। 30 to 40 के बीच में 1 2 और 3 और 4 और 5 और 6 बच्चे। 40 to 50 के बीच में 1 2 3 और 4 और 5 और 6 और टोटल कितने बच्चे? 6 बच्चे। चेक करो कितने बच्चे हो गए टोटल। यहां 20 थे, यहां कितने होने चाहिए? 6 6 12 5 17 3 20। देखो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, घूरो अच्छे से देखो। आपके सामने आपको जो क्वेश्चन को कराने का तरीका बताया जा रहा है ये सबसे बेसिक है और आपको इसे देखकर अच्छे से समझ आना चाहिए ताकि किसी भी चीज को जानने परखने में आपको दिक्कत ना हो। टैली मार्क्स की बात करें तो 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 6 1 2 3 4 5 1 6 1 2 3 4 5 तो 5 ही है। देखिए आपके सामने ये प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह से भी किसी स्टैटिस्टिकल डाटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों को ये समझ आ रहा है। एक बच्चा कहता है सर आपने देखा जाए तो अब तक 2 चीजें तो सिखा दी है। एक मैंने आपको सिखा दिया है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की मदद से या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में डाटा को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, और दूसरा मैंने बता दिया है क्लास इंटरवल की मदद से डाटा को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो 2 चीजें सिखा चुका हूं।
और देखा जाए तो टैबुलर फॉर्म में मैंने जब फ्लो चार्ट बनाया था तो यही कहा था, एक होती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और एक होती है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में दो प्रकार होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव टाइप, एक होता है इंक्लूसिव टाइप। एक्सक्लूसिव वो होता है जिसमें क्लास इंटरवल लगातार चलता है, एक होता है इंक्लूसिव टाइप जिसमें क्लास इंटरवल लगातार नहीं चलता। मतलब ये 10 पे खत्म होगा और ये 11 पे शुरू हो जाएगा, ये 20 पे खत्म होगा तो ये 21 पे शुरू हो जाएगा, ये 30 पे खत्म होगा तो ये 31 पे शुरू हो जाएगा। तो क्लास इंटरवल उस समय डिसकंटीन्यूअस होते हैं। उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा। यानी आज का वीडियो लेक्चर एक तरह से देखा जाए तो खत्म तो हो गया है, लेकिन पूरी तरह से टॉपिक की समाप्ति नहीं हुई है। सो आई एम रैपिंग दिस वीडियो लेक्चर एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। और अब आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 यानी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें दिए गए क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको टैबुलर फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट कराना सिखा दिया है। बहुत जल्द लौट कर आऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा जो इसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ी सी हटकर है। जैसे कि यहां मैंने आपको पढ़ाया कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल का टॉपिक जिसे हम एक्सक्लूसिव कहते हैं। उस वीडियो लेक्चर में, जो कि अगला वीडियो लेक्चर होगा, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा डिसकंटीन्यूअस क्लास इंटरवल का टॉपिक। और फिर जब टैबुलर डाटा रिप्रेजेंट करने का तरीका खत्म हो जाएगा तब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यानी कि बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की तरफ बढ़ूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में आपने जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रिया। Do not waste your time because again it is a crime। अगर पाना है आपको कामयाबी का टेस्ट तो मत करना अपना टाइम वेस्ट। लौट कर आऊंगा नए वीडियो लेक्चर के साथ। वंस अगेन थैंक यू माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू।